नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वो कर ही रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग शहरों का दौरा करके वहां पर निवेशकों से, उद्योगपतियों से, स्टार्टअप करने वालों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश की खूबियां बता रहे हैं। और इसी क्रम में वो इस बार पहुंचे कोलकाता। जी हां, दक्षिण भारत के राज्यों के बाद अब उन्होंने रुख किया पूर्वोत्तर की तरफ, यानी पूर्वी हिस्से में वो पहुंचे कोलकाता में, जहां पर उन्होंने देखिए कि इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताई तमाम निवेशकों को। लगातार ये क्रम जारी है। पिछले 8 महीने में, जब से उन्होंने कह सकते हैं 9 महीने पूरे हो चुके हैं चूंकि, तो 9 महीने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोयम्बटूर, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों का दौरा किया। इसके अलावा आप देखिए प्रदेश में ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट हो चुकी है। इसके अलावा आप देखिए कि उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुई, जबलपुर में इन्वेस्टर समिट हुई, और उनका प्रयास यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, उद्योग लगें। तो अभी जो प्रयास हो रहे हैं, ये फसल कब कटेगी, कब पककर तैयार होगी, कब कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाना छोड़ देगी, कब पलायन रुक जाएगा, ये तमाम सवालों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में मंच से निवेशकों को क्या कहा, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या लब्बो-लुआब रहा है। दोनों जो उनके बयान है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ, इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा। अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था। हमारे यहाँ से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। अब मैं बीच में कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों, उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई, इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा, जो यहां से बैठ कर देख रहे हैं कि कॉटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा। ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। आप कहां से कहां कॉटन बना करके, कपड़ा बना करके अपनी दो तरफ आपको आना जाना पड़ेगा। आज के जमाने में सबका समय कीमती है। जो कोयम्बटूर में मदद मिल रही वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की, बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है, ये हमारे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं। आप कह रहे हैं कि ये नॉर्दर्न इंडस्ट्री से लगा करके सभी प्रकार के, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से, केवल हमारे अपनी जमीन का, बिजली का, या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों में भी भागीदारी की। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 5 विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में 5 प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें हमारे हेवी इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, पर्यटन और माइनिंग सेक्टर
सभी ने अलग अलग प्रकार से हमारी अपने विभागों की जो पॉलिसियां हैं विस्तार से बता करके अपने निवेश के आकर्षक प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया है। इसी महीने 27 तारीख को मध्य प्रदेश में सागर संभाग में हमारी इन्वेस्टर समिट होने वाली है। हमने उसका निमंत्रण दिया है। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग हर माह हम अपने कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे अलग अलग सेक्टर में रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऑफर भी दी जाते हैं। लेकिन केवल उसी रीजन में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां भी उद्योगपति चाहे वहां वो अपने निवेश के स्थान को चयन करके वो अपना इंडस्ट्री प्रारंभ करे, जो हमारे सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाए, जो निवेशक है उनको भी सक्षम बनाए। कुल मिला के भारत की ताकत दुनिया में स्थापित हो, हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। भाजपा की ओर से पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, आपका स्वागत है। आज दो वरिष्ठ पत्रकार हमने चर्चा में शामिल किए। देवदत्त दुबे जी हैं भोपाल से, आपका स्वागत है। और इंदौर से भानु चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत करते हैं। योगेश जी, पहला कमेंट आपसे यही, चूंकि कांग्रेस होती भी तो यही कहती कि भाई एमओयू धरातल पर नहीं दिखते हैं, क्या बेरोजगारी का आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है, क्या पलायन रुक गया है, तमाम ऐसे सवालात होते। वो कहते हैं इतने 15 साल से तो आप इन्वेस्टर समिट करें, फायदा क्या होता है। ऐसे में एक पहले इसका जवाब दे दीजिए कि भाई सीएम साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिजल्ट कब आएंगे, फसल कब कटेगी। जी योगेश जी। देखिए दीपेश जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर जाए तो नौका पार नहीं होती। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपने अथक प्रयासों के माध्यम से, जो ये रीजनल समिट के माध्यम से आगामी टारगेट 2025 मार्च का जो ग्लोबल समिट का है, उसको हिट करने का पूरा प्रयास है। और अभी तक अगर मैं थोड़ा सा संदर्भ दूं, अभी तक जो मीट हुई है उसमें तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को फायदा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर मीट हुई अपनी उज्जैन में फरवरी 2024, 1 लाख करोड़ का निवेश आया। उसके बाद सेकेंड मीट हुई 29 जबलपुर में हुई दूसरी, ठीक है। नहीं 12 जुलाई 2024 मुंबई में 50,000 करोड़ का निवेश आया। मुंबई में हुई थी सेकेंड मीट। थर्ड मीट हुई जबलपुर में 20 जुलाई 2024। इसमें 29 से ज्यादा यूनिटों का लोकार्पण हुआ। लगभग 70 से 72,000 करोड़ का निवेश आया। वोल्वो, एसआरएफ, हेड वर्क, बीबीएलसी जैसी कंपनियां इसमें निवेश करेगी। एचएएल ने लगभग 28,000 करोड़ का, जो 23,000 करोड़ का इसमें निवेश करने की बात कही है, जो गन फैक्ट्री के साथ टैंक भी बनाएगी जबलपुर में, जिससे 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं ग्वालियर समिट की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 7 बड़े कॉरिडोर से ग्वालियर हमारा जुड़ा हुआ है, जिसका लाभ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को मिलेगा। वहाँ लोकल मुरैना और आसपास ग्वालियर के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ साथ अन्य बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी, जिसमें मुकेश अंबानी और अपने अडानी जैसे उद्योगपतियों ने शिरकत करी थी, और 28,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। अभी तक टोटल 1,80,000 करोड़ का निवेश रीजनल इंडस्ट्री के माध्यम से मध्य प्रदेश में आ चुका, जिससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। वहीं अगर हम इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में 5,500 स्टार्टअप हमारे युवाओं ने चालू किए हैं। 15 आईटी पार्क में 50,000 हमारे स्किल्ड युवा ट्रेंड हुए। इसी के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लगभग 500 कंपनियों से एमओयू किया है, जिसमें हमारे 12 से 15 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और पहली बार जो युवाओं को रोजगार मिलेगा उनको 15-15 हजार रुपए 3 किस्तों में मध्य प्रदेश सरकार देगी। तो ये तमाम वो प्रयास हैं जो डॉक्टर मोहन यादव की गंभीरता और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। जी चलिए, देवदत्त जी, चूंकि राजधानी में भोपाल में, यहाँ से पूरे प्रदेश पे वो नजर रखते हैं, कैसे देखते हैं सीएम साहब? इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई, शिवराज सरकार में बहुत होता था। योगेश जी ने कुछ एक डेटा भी दे दिए कि भाई 9 महीनों में इतना काम हो गया है, इतने रोजगार की उम्मीदें जाग गई हैं। लेकिन
फिर भी देवदत्त जी, क्या आपको इसमें कुछ और सुझाव देना है, कुछ और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या फिर नहीं, जैसा जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इससे ही तमाम समस्याओं का समाधान होगा? मेरी जिस तरह की मंशा रहती है, आयोजन होते हैं, इसमें धरातल पर उतर है, तो मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट हुई, संभागीय मुख्यालयों में भी हुई थी, लेकिन वैसे परिणाम नहीं आए जिसकी अपेक्षा की गई, जैसा प्रचारित किया है। इस बार जरूरत ये है क्योंकि एक अच्छा प्रयास ये हो रहा है कि लोकलाइज हो रहा है, जैसे ग्वालियर में हुआ, अभी 22 तारीख को सागर में है, तो इसमें ये बात सुनिश्चित की जाए कि आप ये उद्योग लगा लेंगे स्थानीय उसके सहयोग से, और उसका विधिवत सब एनओसी वहीं हो जाए और लग ही जाए, नहीं तो अन्यथा वो कई बार मीटिंग हुई, कागजों में हुआ और फिर बाद में लगते नहीं। आज तो उद्योगों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 होता, जिस तरीके से पिछले 20-25 सालों में इन्वेस्टर मीट हुई है, जिस तरह से बड़े बड़े खर्चे हुए हैं, तो उसमें ये जरूर इस बार नया है कि लोकल स्तर पर हो रही, जैसे चंबल के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो बुंदेलखंड में भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बुंदेलखंड तो भले ही उसकी जमीन के ऊपर गरीबी हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, हाँ, ये तो सबसे ज्यादा समस्या वहाँ पर, बिल्कुल पानी की भी समस्या, लेकिन जमीन के अंदर दीपेश जी बुंदेलखंड का आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना, हाँ, रत्न गर्भा है बुंदेलखंड की धरती। तो लोहे अयस्क कितने महंगे हैं कि वहाँ का जो पत्थर निकलता है वो विदेशों में जाता काला सोना के नाम जी, से। इसके बावजूद क्यों, देखिए सवाल यही है कि भाई इतना सब कुछ खनिज संपदा, टूरिज्म होने के बावजूद योगेश जी आप देखिए पलायन एक बड़ी समस्या। मैं आ रहा हूँ भानु सर आपके पास में, लेकिन एक पहले जो देवदत्त जी ने कहा कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कागजों में 1.5 लाख रोजगार मिल गया, ये सब नहीं। मतलब मध्य प्रदेश को वाकई बहुत ज्यादा, कितना आज भी देखिए युवाओं से पूछिए आप कहाँ जाना जॉब के लिए, वो कहेंगे बेंगलुरु या पुणे जाना या हैदराबाद जाना। इंदौर तो कोई मजबूरी में, उन्होंने कहा घर यही है तो चलिए साहब रह लीजिए, यहीं काम कर लीजिए, थोड़ा कम भी मिलेगा। तो ये वाले जो मतलब ये कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज के तौर पर यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। बाकी उनकी चाह तो ये होगी कि बॉम्बे चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो योगी जी वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? जो सागर में होने वाली ठीक है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, लेकिन बुंदेलखंड की समस्याएं क्या सुलझ जाएंगी या वहां पर वाकई जो बेरोजगारी की दर है वो कम होगी? क्या लोगों को पलायन करके जाना तो नहीं पड़ेगा, वो वहीं रुकेंगे? कैसे ये हो पाएगा संभव योगेश जी? हाँ योगेश जी। देखिए सीधी सी बात यह है कि जैसा देवदत्त दुबे जी ने कहा, दीपेश जी, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। सोयाबीन, गेहूं हमारा मुख्य उत्पाद है, और मजबूत औद्योगिक संरचनाएं, आधारभूत संरचनाएं, प्राकृतिक स्रोत हैं, और इनका लाभ उठाने के उद्देश्य, और हमारा मध्य प्रदेश का युवा और कार्य करने वाला जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर है वो मध्य प्रदेश से पलायन न करे, उसके पीछे डॉक्टर मोहन यादव सरकार का उद्देश्य यही है कि रीजनल समिट करना। भाई बड़े बड़े जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, जब वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो निश्चित रूप से जबलपुर में अगर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो उसके आसपास के लगभग 25 से 30 जो छोटे बड़े गांव, जिले और कस्बे हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि हमारा मंडीदीप, भोपाल, अब्दुल्लागंज, ये आज बेहतर एक इंडस्ट्री हब बन चुका है। वही देवास इंदौर सेक्शन पहले से ही हमारा कार्य थे, लाखों युवा देवास इंदौर सेक्शन में काम कर रहे हैं। मंडीदीप में भी HEG और आपकी कई ऐसी बड़ी IT सेक्टर की कंपनियां हैं, फार्मा सेक्टर की कंपनियां, जिनमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। तो 2003 के समय जो मिस्टर बंटाधार का प्रदेश था, जहाँ ना सड़क होती थी, ना बिजली होती थी, ना पानी होता था, आज हम सड़क, बिजली और पानी के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है। पूरी अनुकूल परिस्थितियां दे रहे हैं हम हमारे औद्योगिक घरानों को, और साथ में ये शर्त जोड़ रहे हैं कि 70% से ज्यादा युवाओं को रोजगार आपको लोकल स्तर पर देना पड़ेगा। तो ये तमाम वो हमारे प्रयास है, और निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल होते जा रहे हैं, और इनके सार्थक परिणाम आपको मार्च 2025 जो भोपाल में ग्लोबल समिट होगी उसमें पूरा आपको। चलिए हम भानु जी का कमेंट अब लेते हैं, वो क्या सोचते हैं निवेश को लेकर के, उद्योगपतियों को लेकर, क्योंकि सरकार ये कह रही भानु जी
आज जैसे सीएम साहब ने कहा कि भाई अगर प्रेजेंटेशन ही देना होता तो अधिकारी दे तो मेरा आने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बियॉन्ड द बे जा करके अगर कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ा आप तो बात रखिए कि भाई हमें ये सुविधा चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये क्या मजबूरी में हो रहा है या फिर जरूरी है कि उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया जाए? कहने भर से काम नहीं चलेगा, क्या उस तरह से कुछ करना भी होगा? कि अब तक ये भरोसा नहीं जागा उद्योगपतियों में कि भाई पहले भी होती थी बातें कि भाई आप तो आइए बताइए आपको क्या चाहिए, फिर भी लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को कहनी पड़ रही है यही बात। तो कैसे देखते हैं इस पूरे प्रयास को आप भानु जी? देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर प्रयास नए नहीं है। मैं समझता हूँ अगर केवल बीजेपी कार्यकाल की बात करें तो 20 साल से ये प्रयास हो रहे हैं, बड़े छोटे स्तर पर हुए हैं। इस बार मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि पॉलिसी तो ठीक है, पॉलिसी से बाहर भी जाना हो तो आप मुझे बताइए, ये एक बड़ी बात है। तो क्या मजबूरी है कि 20 साल के प्रयास में प्रदेश चमन नहीं हो सका या जितना लक्ष्य था उतना पूरा नहीं हुआ? हर बार कागजों पे योजनाएं रही, मर गई, या लगी भी तो लड़खड़ाती चलती रही, या जो चल रही हैं उनकी दशा बदहाली में आ गई। क्या हुआ? तो कोई ना कोई वजह है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और विकास के बीच में आ रही है। ज्यादातर जो विश्लेषण छपते हैं उनमें भ्रष्टाचार और नौकरशाही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इस बारे में उल्लेखित किए जाते हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का ऐसा आश्वासन नहीं दे सका या उसको सुनिश्चित नहीं कर सका कि भ्रष्टाचार से आप मुक्त रहेंगे और नौकरशाही आपके आड़े नहीं आएगी। बात कही गई है अलग अलग मंचों से, लेकिन उस पर अमल कितना हुआ इस बारे में सबको संदेह है। इंदौर के पास पीतमपुर को डेवलप किया गया, बहुत सी इंडस्ट्रीज आई हैं, चल रही हैं, कुछ बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन पीतमपुर का विकास और कनेक्टिविटी और उसको जो महत्व मिलना था वो उस गति से और उतने समय पर नहीं मिल सका जैसा वादा किया गया था। यही हमने देवास के औद्योगिक क्षेत्र का हाल देखा, वो तो खत्म ही हो गया, बदहाल ही हो गया बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आपकी इच्छा शक्ति को जमीन पे लाने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं। इसमें एक तो सरकार की कंटिन्यूटी, निरंतरता की जरूरत है। अब 5 साल की सरकार कुछ करके गई और अगली 5 साल वाली ने कुछ नहीं किया तो बात फिर बनती नहीं है। तो सवाल ये देखना है कि हम औद्योगिक नीति को सरकारों के बदलने के प्रभाव से कैसे मुक्त रख सकते हैं, ऐसी कोई नीति बनाई जानी चाहिए। ये एक अच्छी बात कही भानु जी ने कि भाई कोई भी सरकार हो लेकिन औद्योगिक नीति यानी प्रदेश का विकास लगातार होते रहना चाहिए। योगेश जी देखिए, भानु जी की वही शिकायत है या कह लें कि एक पीड़ा है प्रदेशवासी होने के नाते कि भाई अब देखिए हमने छत्तीसगढ़ झारखंड के उदाहरण देखे, हम क्यों कहते कि पिछड़े हैं, जबकि यहाँ अपार खनिज संपदा आते हैं, उद्योगपति करेंगे, खनिज दोहन करेंगे, अंधाधुंध ले जाएंगे सब वहां से, वहां के लोग आज भी आदिवासी वैसे ही जी रहे हैं। ठीक है भाई, झारखंड हो या तो ये मध्य प्रदेश में भी नहीं होना चाहिए। आप रेड कारपेट बिछाइए, आप नीतियां तोड़ दीजिए, आप नियमों के ऊपर जाकर के काम कीजिए, लेकिन जो फायदा है वो मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में होता था साहब, कोयला निकाला कच्चा, घूम फिर करके चीन वाया होते हो कहीं ना कहीं से, फिर वो देश ही खरीद रहा है, पता चला उससे बिजली बन रही है। तो ये मतलब पॉलिसी मेकर्स को ये भी देखना चाहिए कि प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, उद्योगपति को भी होगा तभी वो रुकेगा, यहाँ पर ठहरेगा, लेकिन ये ना हो कि उद्योगपति माल कूट ले जाए और यहाँ के लोग वैसे के वैसे उस सैलरी में 10,000 की सैलरी में ही जीवन जीते रहे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। योगेश जी क्या कहेंगे? नहीं दीपेश जी, देखिए भानु जी ने ठीक बात कही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव सभी उद्योगपति घरानों से 1 to 1 खुद बात कर रहे हैं और अपने साथ में लेके गए हैं तो प्रमुख सचिव CS दुबे जी को। तो बिना किसी के हस्तक्षेप के अगर किसी उद्योगपति को कोई बात करनी है, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव ने उनको अपना नंबर भी दिया, व्यक्तिगत नंबर भी, आप मुझसे सीधे आकर मिल सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि CM साहब के जो प्रयास है वो वाकई पूरी तरह से गंभीरता के साथ प्रयासरत हैं और विगत सरकारों के समय काम नहीं हुआ इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज 2003 का मध्य प्रदेश देखिए और आज 2024 का मध्य प्रदेश देखिए, आपको फर्क स्पष्ट नजर आएगा। आज हमारे कमोवेश सारे बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, लंबे लंबे कॉरिडोर बनाए हमने, हाईवे ऐसे चकाचक है कि सब 150-180 की स्पीड में निकल लो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने डेवलप किया है।
तो काम तो हुआ है। आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश अग्रसर है और काम करने की जरूरत है नेक नियत के साथ। और भ्रष्टाचार मुक्त औद्योगिक नीति कैसे हो, इसके सभी चाक चौबंद प्रबंध डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी। चलिए देवदत्त जी, क्या जोड़ना चाहेंगे? अब योगेश जी सुन रहे हैं, सीधे आप क्या सुझाव, चूंकि अब अगली सागर में होनी है, कोलकाता गए थे, वो हमने चूंकि कोलकाता दौरे पे बात नहीं की, लेकिन देखिए रेडीमेड गारमेंट की बात उठी, कॉटन मिल के लिए तो पूरा इंदौर शहर जाना जाता था, कॉटन किंग सर सेठ हुकुमचंद कहलाते थे, जो रेट तय करते थे उस जमाने में। भानु सर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इतिहास। तो कहने का मतलब, लेकिन आज वही मिले दम तोड़ दी इंदौर में। ठीक है, चलिए समय बदल गया, अब अलग अलग नए नए तरीके आ गए, लेकिन और क्या हो सकता है? या बुंदेलखंड अगर आ रहे हैं देवदत्त जी, तो आप उम्मीद क्या करते हैं बुंदेलखंड वासी होने के नाते कि क्या होना चाहिए वहां पर, कैसे होना चाहिए? देखिए, बुंदेलखंड का जैसे मैंने कहा, जमीन के अंदर प्रचुर मात्रा में सब चीजें उपलब्ध है, उसको तराशने की जरूरत है, ऐसे उद्योग लगाए जाए। मैं ये बताऊंगा आपको तो आश्चर्य होगा, बुंदेलखंड का टमाटर जाता है ट्रकों में बॉम्बे, और वहां से फिर टमाटो केचप बन के आ जाता है। एक टमाटर केचप क्यों नहीं बन सकता है बुंदेलखंड में? उसकी कितनी बड़ी यूनिट होगी। बहुत छोटे छोटे वहाँ लगाए जाए। जो परंपरागत उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे सब सिमटते गए। बीड़ी उद्योग इतना बड़ा उद्योग था कि आज जितने नेता एक पढ़े लिखे हैं, जितने भी नौकरी में है, सब बीड़ी बना के उनके परिवारों से पढ़े लिखे, इतना बीड़ी उद्योग इतना बड़ा था। लेकिन सिगरेट के चक्कर में बीड़ी उद्योग आज पूरा तरक्की की कगार पे है बिल्कुल। इसी तरह अगरबत्ती उद्योग बुंदेलखंड का बहुत अच्छा था। ये अगर इतने नए उद्योग वहाँ लगाए जा सकते हैं, जैसे सोयाबीन तेल का प्लांट लगा दिया जाए, उतना सोयाबीन प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। आप मक्का वहाँ मारी मारी करती है। आज मक्का का कौन का पैकेट आप लो तो कितना, मैंने तो इसने हाल देखा कि 250 रुपए का दे रहा है, 300 रुपए का दे रहा है, और वहाँ तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो लोकल इन्वेस्टर मीट शुरू की है। यदि वास्तव में अधिकारी उसमें सपोर्ट कर जाएं और जो नीति निर्धारक है वो योजना बनाकर काम करें, तो मुझे लगता है क्रांति आ सकती है। इतना सब कुछ उपलब्ध है, रॉ मटेरियल और मैन पावर इतना है कि बुंदेलखंड के हजारों मजदूर, लाखों में कहूँगा, बम्बई दिल्ली और कहाँ वो सब रोजगार की तलाश में है। तो मेन पावर ये है कि आपको वर्कर मिलाएंगे, रॉ मटेरियल मिल जाएगा। केवल एक योजनाबद्ध तरीके से आवश्यकता को, लोकल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उद्योग लगाए जाएं। अन्यथा आप देखें कि नए उद्योग तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे, पुराने उद्योग बहुत सारे बंद हो जा रहे। हाँ योगेश जी, ये एक बहुत समस्या देखिए, मंडीदीप का आपने जिक्र किया, ये कंप्लेंट कांग्रेस करती कि आप नए उद्योग की बात करें, वहां जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई, किसी का बिजली बिल नहीं निकल रहा था, कोई टैक्स नहीं भर पा रहा था, उनको कोई रियायत नहीं दी गई। ये विसंगतियां देखी हैं और अभी भी होंगी कई मंडीदीप में ऐसी फैक्ट्रियां बंद। तो ये जो और क्षेत्र की जो जरूरत है उसके हिसाब से हमें लगता है अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पर होना कुछ और चाहिए और लग किसी और चीज का उद्योग गया, निवेश हो गया। तो इस पर एक जल्दी से कमेंट, फिर मैं भानु जी का लास्ट कमेंट लूंगा। नहीं, देखिए दीपेश जी, लोकल फॉर वोकल के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रयासरत हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और मंडीदीप में अगर मैं 20-25 साल 30 साल पुरानी कुछ फैक्ट्रियों के नाम गिनाऊंगा आपको, HEG हो गई, नेटलिंक हो गई। नेटलिंक में तो IT सेक्टर में हमारे लाखों युवा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। और इसी प्रकार फार्मा सेक्टर में कम से कम 10 से 12 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं कि जिसमें लाखों लोग रोजगार से लगे हुए। तो और मंडीदीप से होता हुआ अब्दुल्लागंज, भोपाल, सीहोर भी कनेक्ट होने वाला है। तो निश्चित रूप से प्रयास हमारे, उसके परिणाम हमको मिल रहे हैं। ठीक है, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जहाँ विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए जी। एक सीएम साहब और अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे कि इंदौर, उज्जैन, धार का एक कोई मिनी वो बना लिया जाए कि भाई ये 3 शहर मिलकर के काम करेंगे, तो अच्छा प्रयास है। भानु जी लास्ट कमेंट। हाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इसी तारतम्य में लाया जा रहा है। पशुपालकों के उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए 50,000 रुपए का बोनस कल ही सीएम साहब ने डिक्लेयर किया है। तो तमाम वो प्रयास कर रही है डॉक्टर मोहन यादव। चलिए भानु जी का एक लास्ट कमेंट हम ले लें। जी भानु जी। मैं नीति निरंतरता की बात कर रहा था और अभी भाजपा प्रतिनिधि की बात भी सुन रहा था।
मैं 75 साल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कई तरह की सरकारें आई गई और कई वाहनों की जगह मिल जाएगी। पिछले 21 वर्ष से मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं मैं। 20-21 साल कम नहीं होते, क्योंकि अगर बातों का और प्रयासों का ये समय है तो नतीजों का समय कब आएगा, ये बड़ी कठिन बात हो जाएगी। 20 साल गुजर जाने के बाद हमें नतीजों की बात करनी चाहिए, और नतीजे भी ऐसे जो दिखाई दे, सामने हो, जिनका लाभ मिल रहा हो। लोग नौकरी करने अमेरिका जाने की बजाय मध्य प्रदेश आए, ऐसा माहौल बनाने में हमको क्यों सफलता नहीं मिल रही है। और अगर कोई अधिकारी नहीं करते हैं तो अधिकारी कोई ऐसी बात नहीं जो पता नहीं लगाया जा सकता कि अड़चन कहाँ आ रही है। सरकार बड़े आराम से पता लगा सकती है कहाँ रुकावट है, क्या अड़चन है। और वो एक बड़ी अजब बात है, देखिए कि जो बंगाल भाजपा की गुड बुक्स में नहीं है, आज हमको निवेश के लिए उसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। तो अगर ये राज्यों के बीच कम से कम कुछ विषयों पे एकरूपता रहे, नहीं खैर ये थोड़ा सा कोलकाता में देखिए वो गए तो वहां कोई ममता सरकार से उनकी कोई डील नहीं हो, वहां उद्योगपतियों को बुलाया गया, अलग अलग देशों के भी उद्योगपति पहुंचे। ये भी अच्छी बात है कि केवल देश के उद्योगपतियों के भरोसे नहीं है मुख्यमंत्री, बल्कि दूसरे देशों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। अलग अलग राज्यों में वो इसलिए जा रहे कि भाई वहां के कोई लोकल जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। भाई अब मध्य प्रदेश में कई बड़े उद्योगपति होंगे जिनको नहीं पता होगा कि अगर हम केरल जाएंगे वहां उद्योग किसका लगा सकते हैं, कौन से हमको फायदा दे जाएगा। तो ये उनका प्रयास है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे भानु जी की समस्याएं दूर करके रिजल्ट सामने आए तब तो ये बात बने कि हाँ भाई वाकई कुछ हो रहा है। योगेश जी एक लास्ट कमेंट आपसे जो भानु जी कह रहे थे। देखिए, पिछड़े और बीमारू राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश को। पिछले 20-21 वर्षों का जो जिक्र आदरणीय भानु जी ने किया, निश्चित रूप से उस 20-21 वर्षों में मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, और आज हम पूरे देश में 16वीं अर्थव्यवस्था है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। हम इसको और आगे ले जाने का और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि डेडलाइन तय करके काम करेंगे अगर योगेश जी, तब शायद ज्यादा नतीजे भी देखने को मिलेंगे। हर साल का आप एक रोड मैप बनाइए कि भाई इतने उद्योग कब तक लग जाएंगे और कब तक कितना रोजगार मिल जाएगा और एमपी के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। भानु जी एक छोटा सा कमेंट में चाह रहा था आपसे, भूल गया मैं कि क्या देखिए उद्योग, एक मिनट योगेश जी, भानु जी क्या सबकी शर्तें उद्योगपतियों की तो मान ली, लेकिन क्या सरकार को भी अपनी कुछ शर्तें रखना चाहिए? उनके सामने अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है, हालात नहीं है। अभी हम इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम कुछ पाने की चाह रखते हैं, इसलिए हम अगर शर्तें लगाएंगे तो उसमें अड़चन पैदा हो सकती है। नहीं, ये शर्त नहीं हो सकती कि भाई मध्य प्रदेश के 70% लोग को कम से कम काम मिले। ये बोला गया, शिवराज जी ने बोला, सब ने बोला, लेकिन वो ऑन पेपर पता नहीं कितने हैं। ये कभी पूरा नहीं हो पाया है, और ये शायद आगे भी उसको 100% पूरा करने में दिक्कत आएगी। लेकिन कम से कम इतना तो करिए कि वो दिखाई देने लगे। अभी तो बहुत से आप बात करिए, लोगों को पता भी नहीं है कि कितना विकास हुआ होगा। चलिए योगेश जी लास्ट देखिए दीपेश जी, अभी तो ये 9 महीने में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का आगाज है, पूरे 5 साल होने तक आप अंजाम भी दिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, भानु जी और देवदत्त जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सार्थक चर्चा हुई, समस्याएं भी बताई, क्या समाधान हो सकते हैं, कैसे काम होना चाहिए, इस पर भी हमने रोशनी डाली कि भाई वाकई अगर सीएम साहब इतने प्रयास कर रहे हैं तो फिर निचले स्तर पर और क्या हो सकता है, कैसे इन हालातों को सुधारा जा सकता है। बिग डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। नमस्कार।